Good morning, students. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, good morning. So, students, this is your first class of data warehouse. And now we will start our block 1 of data warehouse. I am sharing your a presentations, and we will discuss our topic data warehouse. Yes, is it visible or not? मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है, आपको विजिबल है या नहीं है? Yes, ma'am. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ब्लॉक 1, जिसके अंदर हम हमारा जो यूनिट 1, 2 एंड 3 है उसको डिस्कस करेंगे। और ब्लॉक 1 हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, हम देखेंगे डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्या आर्किटेक्चर होता है, क्या स्कीमा फॉलो करता है और क्या होता है डेटा वेयर हाउस। तो आप जैसे कि आप सबको पता है डेटाबेस क्या होता है। एनीवन टेल मी व्हाट इज डेटाबेस? नो, देखो डेटाबेस होता है, डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। मतलब एक डेटा का बहुत सारा डेटा है, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, आप सबने RDBMS पढ़ा होगा, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। उसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल मतलब रिलेशंस। तो जब आपका डेटा टेबल की फॉर्म में है, दैट इज कॉल्ड RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, और जो बहुत सारा डेटा आपका टेबल की फॉर्म में है, आपने डेटा को क्या क्या ऑर्गेनाइज्ड किया है, ठीक है, अरेंज किया है डेटा को, तो वो आपका क्या होगा, डेटाबेस होगा। ठीक है, और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की। तो डेटा वेयर हाउस क्या होगा कि यहाँ भी आपका डेटा ही होगा। ठीक है, डेटा का ही स्टोरेज होगा, एक स्टोरेज एरिया होगा जहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होगा स्टोर होगा। बट डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमें डेटा वेयर हाउस की नीड क्यों हुई? ठीक है, जब हम डेटाबेस हम यूज कर रहे थे तो डेटा वेयर हाउस क्यों आया, क्यों इसकी नीड हुई? ठीक है, तो देखो डेटाबेस में एक तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, डेटाबेस के अंदर जो डेटा था आपका टेबल की फॉर्म में आप डेटा को स्टोर करते थे। टेबल मीन्स जब आपका डेटा रो और कॉलम की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, लेकिन वेयर हाउस ने क्या क्या कहा कि यहाँ पे जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में ना होके मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में आपका डेटा होगा। और जहाँ पे आपका डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर होता था, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आपका डेटा स्टोर होता है, तब हम डेटा वेयर हाउस को यूज करते हैं। ठीक है, जो डेटाबेस है वो 2 डायमेंशनल है, मतलब उसके अंदर सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, एक रो होती है, एक कॉलम होता है। ठीक है, तो जो हम डेटाबेस है, जो रिलेशनल डेटाबेस है, उसको हम 2D फॉर्म में बोलते हैं कि हमारा जो डेटा है 2D फॉर्म में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में आपका डेटा है। 2 डायमेंशनल का मतलब टेबल की फॉर्म में आपका डेटा है, मीन्स रो और कॉलम में आपका डेटा स्टोर किया गया है। ठीक है, मल्टीपल्स रो है, मल्टीपल्स कॉलम्स हैं, जहाँ पे आपका कोई भी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर की गई है। जैसे कंपनी वगैरह का जो डेटाबेस होता है, ठीक है, उसमें क्या है, कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज की डिटेल्स होती हैं, स्टाफ की डिटेल्स होती हैं, मतलब जो भी एक कंपनी की डिटेल्स होती है वो सारी की सारी आपके वहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होंगी, टेबल की फॉर्म में होंगी। तो वहाँ पे होता है आपका डेटाबेस। बात करते हैं डेटा वेयर हाउस की। डेटा वेयर हाउस क्या कहा, इसने कहा एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस का ही एक एक्सटेंड करके उसको एक नया नाम दिया गया है, डेटा वेयर हाउस।
यहाँ पे आपका डेटा क्या होता है, मल्टीपल डायमेंशन में आपका डेटा स्टोर होता है। मीन्स जहाँ पे आपका डीबीएमएस में डेटा 2D था, यहाँ पे मल्टी डायमेंशन होगा, मतलब रो कॉलम के साथ आप हाइट वाइज, रो वाइज, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, मतलब मल्टीपल डायमेंशन के साथ आप डेटा को स्टोर यहाँ पे कर सकते हो, और वहां से कई गुना ज्यादा डेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। मतलब जहाँ जो स्टोरेज एरिया आप डेटाबेस में यूज कर रहे थे उससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उन सबको कंबाइन करके क्या बनाया गया, डेटा वेयर हाउस बनाया गया। ठीक है, तो अब इसकी नीड हमें क्यों हुई, अब आप देखोगे आजकल क्या होते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की मल्टीपल लोकेशन पे ब्रांच है, ठीक है, एक ही कंपनी है, उसकी ब्रांचेस अलग अलग है, ठीक है, कंपनी के अंदर डेटाबेस है, वहां पे उस कंपनी का सारा जो डेटा है, जो सारा का सारा रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में स्टोर है, बट उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उन सभी ब्रांचेस का जो डेटाबेस है उन सबको मिला के और एक जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर एक जो मीनिंगफुल डेटा है उसको स्टोर करना, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे हम डेटा वेयर हाउस यूज कर रहे हैं कि जो जितनी भी ब्रांचेस हैं, सपोज करो एक कंपनी है उसकी 4 ब्रांचेस हैं, अलग अलग सिटीज में है वो, तो उन सभी लोकेशन या सभी सिटी का जो डेटाबेस है उन सबको कंबाइन करके एक जगह पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक स्टोरेज एरिया के अंदर उन सबको क्या करना, कंबाइन करके स्टोर करना, वहाँ पे आपका क्या होगा, डेटा वेयर हाउस होगा। ठीक है, जनरली आप समझ सकते हो कि देखो जैसे क्या होती है, जो आपकी ये शॉप होती है, ठीक है, तो एक आपके गोदाम होते हैं, ठीक है, अब देखो गोदाम में क्या होता है, गोदाम में बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस पर अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हो उसमें क्या होता है, एक तो सिंपल शॉप है कि यहाँ पे किड्स की ड्रेस मिलेंगी, यहाँ पे वुमेन का है, यहाँ पे मेंस का है, इस तरह से अलग अलग शॉप है। एक आपके मॉल होते हैं, मॉल में क्या होते हैं, सबको कंबाइन किया गया है, ठीक है, वहाँ पे किड्स सेक्शन अलग है, वुमेन का अलग है, मेंस का अलग है, ठीक है, फुटवियर का अलग है, मतलब डिफरेंट सेक्शंस में आपका एक ही जगह पे बहुत सारा डेटा क्या हुआ है, स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, तो जो गोदाम होते हैं बड़े बड़े, उनको हम क्या बोल सकते हैं, डेटा वेयर हाउस है हमारे। वहाँ पे क्या है, मल्टीपल डायमेंशंस में मल्टीपल डेटा, मल्टीपल पर्टिकुलर मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज डेटा को क्या किया गया है, स्टोर किया गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर शॉप है उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर सामान ही मिलेगा आपका, ठीक है, अगर आपके किड्स की है तो किड्स का ही सामान वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मेंस का है, बॉयज का है, तो वहाँ पे सिर्फ उनका ही मिलेगा, तो वो आपका क्या है, डेटाबेस हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का एक ही लोकेशन पे जो डेटा है वो डेटाबेस हो गया, लेकिन अलग अलग लोकेशन से डेटा उठाया और उनको एक जगह पे स्टोर किया गया, ठीक है, वहाँ पे ही एक ही लोकेशन पे उनके अलग अलग सेक्शंस बना के उनको स्टोर किया है, तो वो आपका क्या हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया। ठीक है, तो जनरली आपके जो गोदाम होते हैं वो डेटा वेयर हाउस है, और जो आपके जो पर्टिकुलर कोई शॉप है वो आपकी क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, इसी तरह कंपनी में होता है, हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है। ठीक है, उस हर कंपनी में क्या होगा, उसके डेटाबेस में उसकी डिटेल्स होंगी, उसका जो डेली का जो काम हो रहा है कंपनी में वो सारा का सारा वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एम्प्लॉय की क्या सैलरी होगी, कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, आज कितने एम्प्लॉय आज कंपनी में प्रेजेंट है, कितने आज एब्सेंट है, क्या प्रोडक्ट आया है कंपनी में, कितना सेल हुआ है, कितना क्या हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर एक कंपनी का जो डेटा है वो डेटाबेस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक कंपनी की 4 ब्रांचेस है तो चारों ब्रांचेस को मिला के कि चारों ब्रांचेस में कितना डेटा सेल हुआ, ठीक है, कितना टोटल कितने एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क करते हैं, कि कितने प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं, कितने कंज्यूम किए गए हैं, तो उन चारों को मिला के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करना, उन सबको कंबाइन करके उन सारे के सारे डेटा को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम वो देख सकते हो, डेटा वेयर हाउस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एक सिंगल कंप्लीट एंड द कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज made available to end users in what they can understand and use in a business context। ठीक है, मतलब एक सिंगल लोकेशन से कंप्लीट और कंसिस्टेंट, मतलब डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी डेटा की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, देखो कंसिस्टेंसी होती है अगर एक ही डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे सेव है तो सेम डेटा होना चाहिए। ठीक है, जब एक डेटा अलग अलग लोकेशन पे है तो डेटा भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक लोकेशन पे कुछ और दिखा रहा है दूसरी पे कुछ और दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, वही डेटा कंसिस्टेंट होता है कि जब अगर डिफरेंट लोकेशन पे भी डेटा स्टोर है और वो सेम ही डेटा है
तो इसका इट मीन्स डेटा कंसिस्टेंट है आपका, ठीक है। डेटा में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मतलब नॉइस वगैरह डेटा में नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर एक डेटा जो है आपका वहाँ पे है। तो डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो आपका अगर डेटा कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर आगे हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो फिर हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए डेटा की। तो सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा, डेटा का एक ऐसा स्टोरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से आपने अलग अलग वैरायटी का डेटा ऑब्टेन करके और एक जगह पे क्या किया है, उसको स्टोर किया है, ठीक है। मेड अवेलेबल टू द एंड यूजर्स इन व्हाट दे कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इन द बिजनेस कंटेक्स्ट, जिसको फिर क्या करें, कोई भी यूजर्स जो है, कोई भी एंड यूजर्स जो है उसके लिए वो अवेलेबल होगा, वो उसको समझ सकेगा किसके उसमें किस बिहाफ पे आगे अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए, ठीक है। बिजनेस कंटेक्स्ट के लिए वो उसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे वेयर हाउस होगा, सबको पता है एक कंपनी है उसकी 4 ब्रांचेस है, वो चारों ब्रांचेस से डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया गया है, ठीक है। अब उस वेयर हाउस के बिहाफ पे क्या होगा, जो ओनर होगा वो क्या करेगा, वो अपना फ्यूचर्स डिसाइड कर सकता है, ठीक है। वो देख सकता है कि आपकी जो कंपनी चल रही है उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। वो लॉस में जा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने बिजनेस को किस तरह से मतलब मॉडिफाई करे कि उसका जो बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो, क्या उसके अंदर कमियां हैं, क्या मतलब उसको फायदा हो रहा है, मतलब वो सारी की सारी चीजें वो कहाँ से देखेगा, वो वेयर हाउस वाले डेटा से क्या करेगा, एनालिसिस करेगा उन सबका, ठीक है। क्योंकि जो वेयर हाउस होता है उसका यूज जो है फ्यूचर्स के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल डेटा स्टोर होता है, ठीक है। मतलब करंट डेटा यूज नहीं करके हम सभी जो कंपनीज है उनका जो ओवरऑल जो समरी निकली है डेटा की, वो सारी की सारी वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस का जो यूज होगा उस वो फ्यूचर के लिए हम करते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या मतलब और इसमें क्या चेंज करने, क्या मॉडिफाई हम इसमें करें, हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करें कि हमारा जो है वो काम हो जाए। एक सेकंड वेट करना। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी होंगी। तो जो एक डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होगी हमारे डेटा वेयर हाउस की वही होती है। तो यहाँ पे इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है इसमें आपकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेकंड इज इंटीग्रेटेड, नेक्स्ट वन इज टाइम वेरिएंट एंड लास्ट इज नॉन वोलेटाइल्स, ठीक है। देखो सब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस डेटा दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अबाउट ए कंपनी ऑनगोइंग ऑपरेशंस। मतलब हमने अभी देखा कि डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है, मतलब हर एक जो डेटा है, एक पर्टिकुलर जो डेटा है उसके अलग अलग हमारे सेक्शंस बने होते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, मींस कंपनी के ऑनगोइंग ऑपरेशंस को कौन हैंडल करेगा, आपका डेटाबेस हैंडल करता है, ठीक है। एक कंपनी में क्या हो रहा है, डेली का जो क्या हो रहा है, डेली जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन मैनेज करता है, वो आपका डेटाबेस मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली मतलब एक जो हिस्टोरिकल डेटा आप बोल सकते हो, एक ओवरऑल समरी आप बोल सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, वो आपका डेटा वेयर हाउस देता है, ठीक है। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मींस डेटा दैट इज गैदर्ड इनटू ए डेटा वेयर हाउस फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड मर्ज्ड इनटू ए कोहेरेंट होल। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब वही है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया है। एक कंपनी के अगर 4 ब्रांचेज है तो चारों ब्रांचेज से डेटा आपका गैदर किया जाएगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या किया जाएगा, डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका टाइम वेरिएंट, सॉरी थर्ड वन इज टाइम वेरिएंट। ऑल डेटा इन द डेटा वेयर हाउस इज आइडेंटिफाइड विद ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब टाइम टू टाइम आपका डेटा क्या होगा, वहाँ पे चेंज होता जाएगा, मॉडिफाई होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी देखा कि डेटा वेयर हाउस में हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं तो टाइम टू टाइम डेटा वहाँ पे आपका मिल जाएगा। मतलब आप कितना भी पुराना डेटा निकाल लोगे आपको वेयर हाउस से मिल जाएगा। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल। डेटा इज स्टेबल इन ए डेटा वेयर हाउस, मोर डेटा इज एडेड बट डेटा इज नेवर रिमूव। इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो, ये नॉन वोलेटाइल वर्जन को फॉलो करता है। डेटा आप ऐड कर सकते हो बट कभी भी आप इसके अंदर डेटा रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है आपकी डेटा वेयर हाउस की, जिसमें आप इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस, ठीक है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, टाइम वेरिएंट मैनर में होता है और नॉन वोलेटाइल्स होता है आपका डेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। नेक्स्ट है आपका इसमें
अब हम जब हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 अप्रोच फॉलो होते हैं, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच कैसे होती है, देखो अभी हमने देखा कि डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कहाँ आता है, डेटा वेयर हाउस में आता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है कि डिफरेंट सोर्सेज सिस्टम है। सोर्स सिस्टम यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब डीबीएमएस अलग अलग डिफरेंट डीबीएमएस है, वहां से डेटा क्या क्या समराइज करके वेयर हाउस में स्टोर किया है। ठीक है, तो कोई फ्लैट फाइल में डेटा भेजता है, कोई रिलेशनल टेबल की फॉर्म में डेटा भेजता है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा को भेजता है, मतलब डिफरेंट क्योंकि डिफरेंट डेटाबेस फॉलो होते हैं। ठीक है, हर कंपनी अलग अलग डेटाबेस को फॉलो करती है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट में आपका डेटा क्या हो रहा है, अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक जो वेयर हाउस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर आपका डेटा फिर क्या होता है, वेयर हाउस में स्टोर होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, टॉप डाउन अप्रोच कहता है कि आपने क्या किया कि अलग अलग सोर्स सिस्टम से डेटा लिया, वेयर हाउस के अंदर उसको क्या किया, स्टोर किया, एक्सट्रैक्ट डेटा टू स्टेज, मतलब यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्टेजिंग एरिया होता है, वो हम आगे देखेंगे कि स्टेज क्या होता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, मतलब स्टेज करके डेटा को स्टेजिंग एरिया में डेटा पास होता है, उसके बाद आपका डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाता है। और वहां पे वेयर हाउस में क्या होता है, वेयर हाउस में अभी हमने देखा कि अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। ठीक है, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो किड्स का सेक्शन अलग होता है, मेंस का अलग, वुमेन्स का अलग, फुटवेयर का अलग होता है। ठीक है, क्रोकरी वगैरह का अलग होता है, मतलब डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, तो आप उनको क्या बोल सकते हो, डेटा मार्ट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अब वेयर हाउस से क्या किया आपने, जो आपका डेटा आया यहाँ पे आपका कंबाइंड डेटा आया, लेकिन फिर आपने क्या किया, उस कंबाइंड डेटा को क्या किया, अलग अलग मार्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बेस पे आपने क्या बना दिया, डेटा के मार्ट बना दिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब डिफरेंट पहले सोर्सेज से डेटा वेयर हाउस में आया, वेयर हाउस से डेटा आपने क्या कर दिया, अलग अलग मार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग मार्ट में उसको आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के आपने यहाँ पे इसमें मार्ट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच है इसमें आपकी बॉटम अप अप्रोच। अब बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है, बॉटम अप अप्रोच कहती है, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पहले आपका डेटा डिफरेंट सोर्सेज से आया, ये आपके सोर्स सिस्टम है। ठीक है, आपका जो सारा का सारा जो सोर्स सिस्टम था उन सबसे डेटा लिया, कहाँ गया, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये आपका एक स्टेजिंग एरिया होता है, इसके अंदर 3 प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेजिंग एरिया के अंदर आपकी 3 प्रोसेस होती है, एक्सट्रैक्ट करना, दैट ट्रांसफॉर्म करना एंड लोड करना। मीन्स एक्सट्रैक्ट करना, डेटा अलग अलग सोर्सेज से लेना, फिर उसको एक समराइज करना, उसको क्लीन करना डेटा को, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको ट्रांसफॉर्म करना, देन आपका फिर क्या करना, लोड करना। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस होती हैं आपकी, इसको हम ETL प्रोसेस बोलते हैं। E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ETL प्रोसेस होता है, और जहाँ पे आपकी ये ETL प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड स्टेजिंग एरिया। ठीक है, तो जो हम लास्ट स्लाइड में हमने स्टेज पढ़ा था वो यही होता है कि यहाँ पे आपका डेटा क्या होता है, पहले ही वेयर हाउस में जाने से पहले ही आपका डेटा स्टेजिंग एरिया में जाता है, वहाँ पे तीनों प्रोसेस होती हैं, देन आपके फिर क्या बनते हैं। यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, बॉटम अप्रोच क्या कहती है कि यहाँ पे जब आपने यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ उसके बाद ही यहाँ पे आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्या बना दिए, मार्ट बना दिए। ठीक है, यहाँ पे डेटा को क्या किया, सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज डिवाइड किया, और उनको किसने कन्वर्ट कर दिया, मार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे डेटा से क्या बन गए, डेटा मार्ट बन गए, और फिर जो तीन यहाँ पे डेटा मार्ट बनाया, और तीनों डेटा मार्ट को फिर कहाँ कंबाइन कर दिया, यहाँ पे वेयर हाउस में कंबाइन कर दिया। तो ये यहाँ पे फिर आपका क्या बन गया, वेयर हाउस बन गया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस हुआ, टॉप डाउन अप्रोच में क्या हुआ, डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में आया था, और वेयर हाउस से आपका डेटा कहाँ गया था, मार्ट बनी थी। ठीक है, मतलब वेयर हाउस से फिर वहाँ पे क्या किया, डेटा को इकट्ठा स्टोर करके फिर उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज उनको अलग अलग सेक्शन उनके बना दिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि स्टेजिंग एरिया से ही जो आपकी ETL प्रोसेस है उसके तुरंत बाद यहाँ से ही आपने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनको मार्ट में डिवाइड कर दिया, मार्ट 1, मार्ट 2, मार्ट 3, और फिर आपको क्या किया, उन तीनों मार्ट से आपका डेटा यहाँ पे क्या आ गया, वेयर हाउस में आपका डेटा आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो 2 अप्रोच पे आपका डेटा वेयर हाउस वर्क करता है, या तो आप टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो कि डायरेक्ट सोर्सेज से डेटा उठाओ, वेयर हाउस में ले आओ, ठीक है, उसके बाद उसको अलग अलग मार्ट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच कहती है कि आप डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में ना लाके पहले आप उसको स्टेजिंग एरिया में ले आओ, स्टेजिंग एरिया में आपका जो ETL प्रोसेस है वो कंप्लीट करो, देन आप उसको वहीं से क्या कर दो, मार्ट में कन्वर्ट कर दो, अलग अलग उनको वहीं पे पर्टिकुलर उनके सेक्शन बना दो सब्जेक्ट वाइज, और फिर आप उसको मार्ट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, बॉटम अप
अप्रोच थी। तो आपकी जो यूनिट 1 है उस यूनिट में आपका यही है कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटाबेस में क्या लिमिटेशन थी जो आपने डेटा वेयर हाउस को यूज किया, ठीक है। डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर क्या लिमिटेशन आए जिसको ओवरकम किया गया, वेयर हाउस ने ओवरकम किया। देन डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितनी अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट यूनिट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बार यूनिट 1 की जो पीडीएफ है आपकी वो मैं आपको शेयर करूंगी। देन हमारा आर्किटेक्चर वाला जो आई है आपका यूनिट 2 है जिसमें हम आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको शेयर करती हूँ, पीडीएफ शेयर करती हूँ यूनिट 1 की। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस। ओके, तो अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैम? पीडीएफ का ये है, मैं अभी आपको शेयर करूंगी, उसके बाद जब क्लास होगी तो मैं आपको चैट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी जो ये आपकी साइट है ई ज्ञान कोर्स, एक साइट है जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट्स की, हर यूनिट की, हर ब्लॉक की वहाँ पे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मेरी क्लास है उसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपकी यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे ब्लॉक 1 को कंप्लीट करेंगे और ब्लॉक 1 के अंदर आपकी यूनिट 1, 2 और 3 तीनों आपकी यूनिट आती हैं। तो देखो यूनिट 1 में सिंपल यही है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे डेटाबेस का इंट्रोडक्शन है कि डेटाबेस सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, उसके क्या मतलब डिसएडवांटेज थी, क्या लिमिटेशंस थी जो डेटा वेयर हाउस को आपने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे इवोल्यूशंस ऑफ डेटा वेयर हाउस है, आपका डेटा वेयर हाउस एंड इट्स नीड्स है, यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डेटा वेयर हाउस, एडवांटेज हो गई आपकी। यहाँ पे आपका अप्रोच की बात हुई है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच जो हमने अभी देखा। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, ये सब है, टाइम वेरिएंट है, और कैसे आपका डेटा वेयर हाउस वर्क करता है वो भी हमने देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे क्या है, चेक प्रोग्रेस 1 है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, चेक योर प्रोग्रेस 1। तो ये यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। जो ये चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितने भी चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे OLTP और OLAP है, वो हम आगे देखेंगे। OLTP और OLAP क्या होता है, इनका डिफरेंस है OLTP और OLAP का। देखो बेसिक सा मैं बता देती हूँ, यहाँ पे OLTP क्या होता है, OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस में आप OLTP को फॉलो करते हो, मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, जो डेली का जो एक कंपनी में वर्क हो रहा है वो आपका OLTP होता है, ठीक है। और जब आपने वेयर हाउस के अंदर डेटा स्टोर कर दिया, वहाँ पे आपका डेटा क्या हो गया, हिस्टोरिकल डेटा आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। किस लिए यूज कर रहे हो, फ्यूचर के लिए यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे डेटा की एनालिसिस होती है, ठीक है। फ्यूचर में यूज कैसे होगा वो, उसको पूरे के पूरे डेटा को आप क्या करते हो, वहाँ पे एनालिसिस करते हो डेटा का पूरा, उसके बाद आप आगे का क्या करते हो, कोई डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो डेटा वेयर हाउस है डिसीजन मेकिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो जो OLAP है वो आपका वेयर हाउस से रिलेटेड है कि जहाँ पे आपका ऑनलाइन क्या होता है, एनालिसिस होता है डेटा का, ठीक है। इसका यहाँ पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चेक प्रोग्रेस आपकी ये 2 है, इसके अंदर आपका यही है, वाई डेटा वेयर हाउस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से कैसे यहाँ पे इनका डिफरेंस पूछा है, डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस में क्या होता है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे की डिफरेंस वही है। अच्छा, ऑपरेशनल डेटाबेस की बात वही है कि ऑपरेशनल का मतलब वही है
कि जो ऑनलाइन डेली जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो आपके ऑपरेशनल डेटाबेस में हो रही है। आज कंपनी में कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट हैं, ठीक है, आज कंपनी में कितने एब्सेंट हैं, आज कंपनी का जो है कितना सेल हुआ है, कितना कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किया गया है, वो सब क्या ऑपरेशनल डेटाबेस है, ठीक है। तो यही आपका है चेक प्रोग्रेस 2 है, यही आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे उसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस है, और लास्ट में ये आपकी समरी है, और जितने भी चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पे गिवन है आपका, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सॉल्यूशन को देख सकते हो यहाँ से। तो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन है कि किस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स आपके यहाँ पे होंगे वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस भी गिवन है डेटाबेस का और डेटा वेयर हाउस का, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 1 है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन है और अप्रोच की बात हुई है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज थी डेटाबेस के अंदर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउस में, यही इसके यूनिट 1 का पार्ट था, ठीक है। यूनिट 2 जो है हमारी वो आर्किटेक्चर के ऊपर है। तो अब हम यूनिट 2 देख लेते हैं। तो मैं अगेन आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको यूनिट 1 आपको दिखा दी है कि यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपकी जो हमारी पीपीटी थी वही वाली, जिसके अंदर हम आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे। मीन्स जो यूनिट 2 का पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। मैम अटेंडेंस कैसे लग रही है, भेजना है हर किसी को? अटेंडेंस का भी बता दूंगी, ठीक है। ठीक है। अभी पहले क्लास कर लेते फिर अटेंडेंस भी होगी। यस मैम। ओके, तो ये हमारी यूनिट 2 है। अब इसमें हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर कैसा होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो डेटा वेयर हाउस वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल डायमेंशन इसकी होती है। बट डेटाबेस जो होता है वो आपका 2D फॉर्म में होता है, 2 डायमेंशन होता है, सिर्फ टेबल की फॉर्म में आपका डेटा होता है जिसके अंदर रो और कॉलम बने होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में होता है। तो कैसा आर्किटेक्चर उसका होता है, कैसे उसको डिजाइन किया गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें ये वाली चीज, एक सेकेंड। देखो, टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर्स को भी यहाँ पे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज सिंगल टायर आर्किटेक्चर, सेकंड 2 टायर एंड लास्ट वन इज 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। मतलब अलग अलग फॉर्म में आपका जो आर्किटेक्चर है वो डिजाइन किया गया है डेटा वेयर हाउस को। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिंगल टायर आर्किटेक्चर्स। देखो, सिंगल टायर आर्किटेक्चर्स क्या होता है, The main goal of having such architecture is to remove redundancy by minimizing the amount of data stored। मतलब सबसे पहला हमारा सिंगल टायर आर्किटेक्चर का मेन गोल यही है कि वहाँ पे डेटा की जो रिडंडेंसी है वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी, और रिमूव होती है, उसका मेन गोल यही होता है। मतलब जो डेटा की जो डुप्लीकेसी है, जो डेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटेशन है, सेम डेटा अलग अलग लोकेशन पे है, तो उससे क्या है आपका जो स्टोरेज एरिया है वो मतलब स्पेस कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। आप सर्च करोगे तो डेटा के सर्चिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। तो इसलिए मेन मोटिव यही होता है आर्किटेक्चर का कि डेटा की जो रिडंडेंसी है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और वो कैसे होगी, कम से कम डेटा को क्या करना है, मीनिंगफुल डेटा ही आपका जो है डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है सेम ही डेटा बार बार डेटा रिपीट हो रहा है, उससे क्या होगा, सिर्फ स्पेस ही बढ़ेगा, ठीक है, स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा सर्चिंग में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेन गोल यही होता है। सेकंड है, इट्स प्राइमरी डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट हैव ए कंपोनेंट दैट सेपरेट एनालिटिकल एंड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। इसने कहा ये इसका एडवांटेज ऐसा नहीं, इसमें इट्स प्राइमरी इसे सिंगल टायर के डिसएडवांटेज भी बताई है कि यहाँ पे जो एनालिटिकल फेज है और जो ट्रांजेक्शनल फेज है उसके लिए कोई भी सेपरेट कंपोनेंट्स यहाँ पे इसका नहीं है। ये सिंगल टायर के डिसएडवांटेज है, उसको ओवरकम कौन करेगा, 2 टायर आर्किटेक्चर। उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, फिर हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर आया, ठीक है। तो हम सिंगल टायर आर्किटेक्चर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देखो सिंगल टायर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि सिंगल टायर है, मतलब डायरेक्ट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उठाया,
डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। ठीक है, ऑपरेशनल सिस्टम है, एक्सटर्नल डेटा है, फ्लैट फाइल्स हैं, डीबीएमएस फाइल है, कोई एसक्यूएल फॉलो कर रहा है, कोई ओरेकल कर रहा है, कुछ मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है। डायरेक्ट आप कहाँ जा रहे हो, वेयर हाउस में डेटा स्टोर कर रहे हो। ये आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आपका मेटा डेटा होगा। मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में ही डिस्क्रिप्शन होती है पूरी की पूरी कि कहाँ पे कौन सा डेटा होता है। जैसे एक बुक होती है, बुक में इंडेक्स होता है आपका। ठीक है, इंडेक्स में क्या होता है, पर्टिकुलर टॉपिक्स इस पेज नंबर पे होगा, वही आपका मेटा डेटा होता है कि जो आपका डेटा है उस डेटा को ही डिस्क्राइब करता है कि डेटा कहाँ होगा, क्या डेटा होगा, वो आपका मेटा डेटा होता है। ठीक है, समराइज डेटा होता है, रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा होता है डायरेक्ट उठाया, डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर, वो रॉ डेटा है, तो उसको समराइज किया वहाँ पे और उसका मेटा डेटा बनाया। तो ये सारा का सारा काम आपका डेटा वेयर हाउस के अंदर हुआ। तो डायरेक्ट सोर्सेज से डेटा आया, वेयर हाउस में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, और फिर उसके बाद वेयर हाउस में डेटा आ चुका है तो फिर उसको क्या करेंगे, अलग अलग टूल से हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। डेटा माइनिंग टूल, यहाँ पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा यूज कर, डेटा माइनिंग टूल यूज करें। मतलब फिर आप डेटा वेयर हाउस के अंदर जो डेटा है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि उसके बेस पे ही आपका फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन आपको लेना है तो डेटा के पूरे का जो हिस्टोरिकल डेटा उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका सिंगल टायर है कि मतलब डायरेक्ट डेटा आया, वेयर हाउस में स्टोर किया और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा वेयर हाउस को यूज कोई आम यूजर नहीं करता, हम नहीं करते, जो एक्सपर्ट होते हैं वही डेटा वेयर हाउस को यूज करते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट क्या करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे पूरे के पूरे डेटा को, फिर वो क्या करते हैं अपने अपने फील्ड में क्या करते हैं, अलग फ्यूचर्स के लिए कोई डिसीजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेटा ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या डिसएडवांटेज बताई थी कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा आया तो कोई भी एनालिटिकल और ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस के लिए कोई अलग से कोई कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज से डेटा उठाया, वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। ठीक है, उसके बाद वहां से आप यूज करो उसको। तो ये आपका सिंगल टायर आर्किटेक्चर हुआ। नेक्स्ट वन है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। तो देखो टू टायर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया उसको आप पहले कहाँ करो, स्टेजिंग एरिया में करो। ठीक है, अभी हमने देखा स्टेजिंग एरिया में क्या होता है, ईटीएल प्रोसेस होती है, ईटीएल टूल्स होते हैं जो ईटीएल प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहीं की यहीं डेटा क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, पहले यहीं पे डेटा को समराइज किया गया, मीनिंगफुल डेटा को डेटा वेयर हाउस में लेकर जाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा डेटा उठाया और डेटा वेयर हाउस में कर दिया। पहले डेटा स्टेजिंग एरिया में गया, वहाँ पे ईटीएल प्रोसेस हुआ, देन आपका जो क्लीन डेटा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी वेयर हाउस में स्टोर हुई, देन आप यूजर जो है उसको यूज कर सकता है। ठीक है मतलब उसको प्रेजेंट किया जा सकता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे टू टायर आर्किटेक्चर हुआ, मतलब एक टायर आपका यहाँ हुआ कि सोर्सेज से डेटा स्टेजिंग एरिया में आया, देन आपका वेयर हाउस में गया। ठीक है, तो ये आपका टू टायर आर्किटेक्चर हुआ। नेक्स्ट है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि एक टायर तो वही है, डायरेक्ट डेटा स्टेजिंग एरिया में आया, स्टेजिंग एरिया से डेटा आपका वेयर हाउस में गया। अब वेयर हाउस में भी डेटा फिर क्या क्या हुआ, उसके अलग अलग मार्ट बनाए गए, और फिर मार्ट्स जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मार्ट है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी मार्ट को क्या किया जाएगा, प्रेजेंटेशन के लिए लाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर हुआ कि सोर्सेज से डेटा पहले स्टेजिंग एरिया में आया, उसकी पूरी क्लीनिंग हुई, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इंटीग्रेट हुआ पूरा का पूरा डेटा, फिर उसके बाद वेयर हाउस में डेटा आया। ठीक है, वेयर हाउस में वही होती है, मेटा डेटा होगा, समरी डेटा होगा, रॉ डेटा होगा, ये बताएगा कि ये डेटा था। ठीक है, ये इकट्ठा पूरा का पूरा डेटा है, यहाँ पे समराइज किया गया है, यहाँ पे पूरे डेटा को डिस्क्राइब किया गया है। फिर उस वेयर हाउस से मार्ट बनाए जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट ओरिएंटेड मार्ट बनेंगे, और फिर मार्ट्स को क्या करेंगे, प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, थ्री टायर आर्किटेक्चर से। ठीक है, सिंगल टायर में डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में जा रहा है, कोई स्टेजिंग एरिया नहीं, कोई मार्ट नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, अलग अलग सोर्सेज से डेटा लिया। मान लो सपोज करो ब्रांच है अलग अलग, सारे की सारी ब्रांचेस से डेटा उठाया, पूरे के पूरे, मान लो वो ऐसा रखते हैं कि 6 महीने का डेटा एक साथ जाएगा, 1 साल का डेटा जाएगा, क्वार्टरली जाएगा, हाफरली जाएगा, कैसे डेटा वो किस उस पे प्लान पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपका फिर क्या होगा, क्या डिसएडवांटेज होगी कि जो मीनिंगफुल डेटा नहीं है, मीनिंगलेस है जो डेटा, वो भी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेटा वेयर हाउस का स्पेस ही कंज्यूम होगा। ठीक है, डेटा कम होगा लेकिन बेफालतू का डेटा ज्यादा होगा उसमें। ठीक है,
फिर उन्होंने कहा 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या किया, डेटा को पहले क्लीन कर लिया गया, स्टेजिंग एरिया के अंदर डेटा क्लीन हो गया, ठीक है। क्लीन होने के बाद जो मीनिंगफुल डेटा है वही डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देंगे, ठीक है। थर्ड टायर ने क्या कहा कि अब जो वेयर हाउस के अंदर डेटा आ चुका है उसको भी आप सब्जेक्ट वाइज क्या कर दो, मार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर जो एक्सपर्ट होंगे या जो डेटा को यूज करेंगे उसको, वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर मार्ट को ही उठाएंगे और उसके भी आप पे अपना जो भी एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है, वो वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर हमने 3 टायर्स पढ़े, सिंगल टायर, 2 टायर और 3 टायर। यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर्स को ही डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे वर्क होता है। एक टायर पे आपका डेटा वेयर हाउस सर्वर होता है, फिर आपका ओलैप सर्वर वर्क करता है, फिर आपका फ्रंट एंड टूल यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 टायर आर्किटेक्चर की बात हुई कि स्टेजिंग एरिया बीच में आ गया आपका, अलग अलग सोर्सेज से डेटा स्टेजिंग एरिया में जाएगा। उसके बाद स्टेजिंग एरिया से आपका डेटा जो है स्टोरेज और रिपोजिटरी है, हमारा डेटा वेयर हाउस है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्लाइड थी ये आपके यूनिट सेकंड से रिलेटेड है, जिसके अंदर सिर्फ आर्किटेक्चर्स को डिफाइन किया गया है। तो अभी मैं एक बार आपको यूनिट सेकंड भी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम यूनिट थर्ड पे तो चलेंगे। तो ये आपकी यूनिट सेकंड है, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स, ठीक है। तो इसमें वही है जो हमने भी देखे, फर्स्ट वही आर्किटेक्चर्स क्या होता है, इट्स टाइप्स, ये आपका सिंगल टायर आर्किटेक्चर से, 2 टायर आर्किटेक्चर से, 3 टायर आर्किटेक्चर से, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर्स होता है। यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स हैं कि आर्किटेक्चर्स में कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ETL प्रोसेस क्या है, मेटा डेटा क्या है, वायर एक्सेस टूल्स कौन से होते हैं, रिपोर्टिंग लेयर कौन से होती है, ये सब वही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेटा डेटा हो गया, ये सबको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेयर्स की बात हुई है कि डेटा वेयर हाउस में कौन कितनी लेयर्स होती हैं, आपकी सोर्स लेयर होती है, स्टेजिंग की लेयर होती है, स्टोरेज लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। अभी हमने देखा सोर्स लेयर वही होगी जहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया है। स्टेजिंग लेयर कौन सी होगी, जहाँ पे स्टेजिंग एरिया वाला वर्क होता है, फिर उसके बाद डेटा स्टोर होगा, स्टोरेज एरिया वाली लेयर हो गई, और दैट आपका डेटा प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी हो गई, ठीक है। के बाद आपका ये बेस्ट प्रैक्टिस है, इसमें भी यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे डेटा मार्ट्स है कि डेटा मार्ट में और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है, ये आया है। एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ मार्ट्स हैं, हाँ ये आपकी चेक प्रोग्रेस 1 है। तो मैं फिर बोल रही हूँ, जो भी चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन है वो जरूर आप करना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन हैं कि वेयर हाउस का आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा का फ्लो कैसे होगा आर्किटेक्चर्स के अंदर, और मार्ट जो होते हैं डेटा मार्ट्स उसके बारे में है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन गिवन है, चेक प्रोग्रेस 1 का जो भी सॉल्यूशंस होगा, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको किस तरह से इनको आंसर करना है, ठीक है। तो जो यूनिट 2 है उसमें सिर्फ आपके आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, अलग अलग सबको डिफाइन करो, क्या कितनी लेयर होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती हैं, मार्क्स क्या होते हैं, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। तो ये आपकी यूनिट 3 है, सॉरी सेकंड है आपकी ये। अब हम करेंगे आप हमारी यूनिट 3 और हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। तब तक आप अपना, मैं शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, यूनिट 1 और 2 और 3 तीनों ही कर देती हूँ। एक सेकेंड, या फिर बाद में कर देती हूँ, क्लास के बाद में ही एंड में हम तीनों ही, मैं तीनों यूनिट का और पीपीटी का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तीनों पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आफ्टर 10 minutes we will start our class. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को।
करें स्टार्ट? यस मैम। ओके, तो अब हम करेंगे हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 कहता है हमारे स्कीमा पे बेस है, डेटा वेयर हाउस स्कीमा। ठीक है, तो अब देखो स्कीमा क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो स्लाइड मैंने प्रेजेंट की है उसमें आप देखो, फर्स्ट है डायमेंशन मॉडलिंग स्टेप। मतलब जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, हमने कहा जो डेटा वेयर हाउस है वो डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन पे वर्क करता है। ठीक है, तो जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वेयर हाउस को हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, वेयर हाउस का यूज करते हैं। वहाँ पे डेटा को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव क्लासिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, रिकॉग्नाइज द ग्रैन्युलरिटी। ग्रैन्युलरिटी को रिकॉग्नाइज करना मींस, ग्रैन्युलरिटी क्या होती है कि डिटेल्स लेवल्स, मतलब आप कितने लेवल तक डेटा को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है डेटा का, मतलब कितने लेवल, डिटेल्स ऑफ लेवल आप बोल सकते हो। आपकी ग्रैन्युलरिटी होती है कि आप किस लेवल तक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हो। ठीक है, थर्ड इसमें होता है क्लासिफाइंग डायमेंशंस। अब हम डायमेंशंस की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी डायमेंशंस, कितनी डायमेंशंस बनती हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है फैक्ट और स्कीमा। ठीक है, कि रिकॉग्नाइज द फैक्ट, आपको फैक्ट रिकॉग्नाइज करने हैं और आपको स्कीमा का स्ट्रक्चर, फिर आपको स्ट्रक्चर जो है स्कीमा का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। ठीक है, तो जब भी हम डायमेंशंस मॉडलिंग करते हैं तो ये स्टेप फॉलो करते हैं। पहले आपको ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होने चाहिए कि आपको किस बेस पे, आप किस, क्या आपकी क्वेरी है। ठीक है, उस क्वेरी के बेस पे आप क्या मतलब चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है, उसके बाद आप किस लेवल तक चाहते हो डिस्क्रिप्शन, वो देखना है। उसके बाद कितनी डायमेंशंस वहाँ पे होंगी, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर आपका मेन फैक्ट क्या है, आप क्या रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, आपका फैक्ट क्या है। ठीक है, अब ये फैक्ट क्या है, डायमेंशंस क्या है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कीमा डिजाइन करते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, देखो अभी हमने डीबीएमएस की बात की, डीबीएमएस में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इट मींस वो क्या है, एक उस डेटा को जो जहाँ पे वहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है उस डेटा की का मॉडल है। ठीक है, वो डेटा किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में वहाँ पे स्टोर किया गया है, वो आपका क्या होता है, डेटा मॉडल होता है। और जो आपका, हमने डेटाबेस की बात की थी कि वो टेबल की फॉर्म में है, मतलब वो डेटा का मॉडल बता रहा है कि जो डेटा है वो किस फॉर्म में, किस फॉर्मेट में या किस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर किया गया है। तो वहाँ पे डेटा आपका टेबल की फॉर्म में स्टोर किया गया है, उसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। तो वही यहाँ पे होगा कि अब हम जब डेटा वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, हमने कहा ऐसे ऐसे डेटा आता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आएगा, ETL प्रोसेस होएगी, फिर वेयर हाउस में डेटा जाएगा, फिर यूजर जो है उसको यूज करेगा। ये सब हमने पढ़ा, वो आर्किटेक्चर में था। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो वेयर हाउस के अंदर जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्टोर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम डेटा को मॉडिफाई किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ये सब हमने पढ़ा है। बट जो डेटा स्टोर हो रहा है एक्चुअल में वो किस फॉर्मेट में हो रहा है, क्या मॉडल वहां पे यूज किया गया है डेटा को स्टोर करने का, वही आपका होता है स्कीमा। ठीक है, कि जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है डेटा वेयर हाउस के अंदर, वो किस फॉर्मेट में है, कैसे आपका डेटा जो है डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया गया है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, वो डेटा वेयर हाउस का स्कीमा रिप्रेजेंट किया करता है। ठीक है, और जब हम स्कीमा की बात करते हैं तो जो स्कीमा होता है हमारा, वो हमारा 2 टाइप्स के स्कीमा हम यूज करते हैं वेयर हाउस में। ठीक है, फर्स्ट होता है स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक स्कीमा। मतलब वेयर हाउस के अंदर डेटा जो है 2 मॉडल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 2 मॉडल होते हैं जिसके बेस पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपका एक्चुअल में डेटा जो है वेयर हाउस के अंदर स्टोर होता है, या तो वो स्टार स्कीमा को फॉलो करेगा या फिर वो स्नोफ्लैक स्कीमा को फॉलो करता है। ठीक है, अब क्या होता है स्टार स्कीमा और क्या होता है स्नोफ्लैक स्कीमा, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है स्टार स्कीमा। तो देखो स्टार स्कीमा क्या कहता है कि आपका जो डेटा होगा, हमने देखा कि बहुत सारा डेटा होता है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इसका नाम स्टार स्कीमा क्यों हुआ, इसको हम स्टार मॉडल क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये स्टार की शेप होती है इसमें जो आपका डेटा जो स्टोर होगा वो एक स्टार की फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो सबसे सेंटर में आपकी एक टेबल होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट टेबल, और फिर यहाँ पे आपकी क्या होती है, डायमेंशंस होती है। अब देखो ये फैक्ट टेबल क्या होती है, फैक्ट टेबल क्या होता है, एक्चुअल में जो आपको मेजर करना है, जो आपको एक्चुअल में जो डेटा चाहिए, एनालिसिस जो एक्चुअल में आपको करना है, वो आपकी फैक्ट टेबल होती है। ठीक है, वो सारा का सारा डेटा आप फैक्ट टेबल के अंदर स्टोर करोगे। सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का डेली का कुछ ना कुछ उसमें सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, कुछ डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जो ऑनलाइन ऑनगोइंग जो डेली के जो ऑपरेशन है वो सारे के सारे उस कंपनी में है। लेकिन हमें ओवरऑल क्या चाहिए कि उस कंपनी से हमने
कितना प्रॉफिट कमाया, उस कंपनी से एक पर्टिकुलर आइटम्स की या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई, कितना वहां पे कितना लॉस हुआ, किस प्रोडक्ट में लॉस हुआ, किस प्रोडक्ट में सेल, किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं जो आपको एक्चुअल में मेजर करनी है, जो आपके मेजर मैट्रिक्स होते हैं उनको हम फैक्ट टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट्स या फिर एक ऐसा आइटम्स या फिर एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट जिसको आपको मेजर करना है। ठीक है, एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। अब वेयर हाउस के अंदर ये तो आप नहीं देखोगे ना कि उस कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नहीं, ये तो उस कंपनी की हेडेक है कि कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, कितने नहीं करेंगे, ठीक है, कितनी उनकी सैलरी होगी, कितनी नहीं होगी। वेयर हाउस को से मतलब नहीं, वेयर हाउस को क्या है चाहिए कि हर कंपनी से जो उसकी 4 ब्रांच ओपन हो रखी हैं तो उन चारों ब्रांचेस से उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, किस आइटम से प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, किस आइटम की सेल ज्यादा हो रही है, किसकी कम हो रही है, कम हो रही है तो वो क्यों हो रही है, हम उसमें क्या और मॉडिफाई करें कि हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस टाइप का डेटा हमें क्या होता है, हम डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, कंपनी का डेली का जो ट्रांजेक्शन होता है उससे हमें नहीं देखना, वो वेयर हाउस में स्टोर नहीं होता, वो एक डेटाबेस हैंडल करता है। ठीक है, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, किसकी क्या सैलरी है, किसको बोनस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसकी कितनी सैलरी हो रही है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, वो सब कंपनी हैंडल करती है। ठीक है, वेयर हाउस को क्या चाहिए, जो एक मेन जो आप बोल सकते हैं हेडक्वार्टर होता है मेन, उसको क्या चाहिए, उसको तो ये चाहिए किस ब्रांच से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर किस प्रोडक्ट्स की उसकी सेल ज्यादा हो रही है, किस प्रोडक्ट की कम हो रही है, उसमें वो क्या चेंज करे कि उसकी जो उसका इनकम है, वो जो है अर्निंग है वो उसकी ज्यादा हो जाए। तो इस टाइप का डेटा आपके कहाँ होता है, वेयर हाउस के अंदर होता है। ठीक है, अब वेयर हाउस के अंदर भी डेटा जो एक मेजरिंग पॉइंट्स होते हैं ना, या मेजरिंग फैक्ट्स होते हैं, उनको हम फैक्ट टेबल के अंदर रखते हैं जो आपको एक्चुअल में मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंट डायमेंशन है। अब इस टेबल के अंदर जो डेटा है, जो मेजर पॉइंट्स आपको मेजर करने हैं, जो एक्चुअल में आपको चाहिए, उन सब की डिटेल, मतलब उन सब को डिस्क्राइब कौन करेगा, ये डायमेंशन टेबल डिस्क्राइब करेगा। 5 मिनट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, डायमेंशन टेबल होती है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्स की मैं इसको क्यों बोला गया है कि यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो एक स्टार की फॉर्म में होती है। एक आपकी फैक्ट टेबल हमेशा एक ही होती है जिसके अंदर आपके सारे मेजरिंग मैट्रिक्स या मेजरिंग फैक्ट्स आपके वहां पे होते हैं, और बाकी जो डायमेंशन टेबल होंगे उन सब में क्या होगा, इस फैक्ट टेबल की डिस्क्रिप्शन होंगे। सपोज करो आपको किसी कंपनी की सेल निकालनी है, ठीक है, कि उस कंपनी की कितनी सेल है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आपके होंगे, आपको ये पता करना पड़ेगा पहले तो कि कितनी सेल हुई है, टोटल सेल कितनी हुई है, किस प्रोडक्ट की सेल हुई है, ठीक है, किस ब्रांच से आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस टाइप का जो डेटा है वो आपका फैक्ट टेबल में होगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे हम दूसरी बात जो है, फैक्ट टेबल में हम ऑलमोस्ट जो है हमारी जो हर टेबल की प्राइमरी की होती है ना, वो हम फैक्ट टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब मुझे किसी प्रोडक्ट की, मतलब सपोज करो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए कि मुझे भाई किस प्रोडक्ट आईडी से मुझे डेटा मिला है, तो प्रोडक्ट के अलग से डायमेंशन होगी, अलग से टेबल होगी। ठीक है, उस प्रोडक्ट आईडी से आप उस जो एक प्रोडक्ट टेबल है उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी पूरी की पूरी आईडी निकाल सकते हो। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो। तो डायमेंशन टेबल क्या करती है, जो फैक्ट टेबल के अंदर जो फैक्ट्स रखे गए हैं उनको प्रॉपर डिस्क्राइब करती है डायमेंशन टेबल, और फैक्ट टेबल के अंदर जो मेजरिंग फैक्ट्स होते हैं एक्चुअल में जो आपको चाहिए वो आपके फैक्ट टेबल में होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस बहुत सारी हो सकती है बट फैक्ट टेबल आपकी एक ही होती है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के उस पे एक ही फैक्ट टेबल होगी, उसके अंदर सारा का सारा आपका मेजरिंग, जो आपको मेन जो पॉइंट्स आपको चाहिए वो वहां पे रखे जाएंगे, और उन सब की डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ होगी, डायमेंशन टेबल में होगी। यहाँ पे सपोज लो कस्टमर आईडी है, उस कस्टमर की आईडी तो यहाँ पे होगी बट कस्टमर टेबल से उसकी कस्टमर की पूरी डिटेल निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सपोज लो प्रोडक्ट आईडी है फैक्ट टेबल में, तो उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स कहाँ से निकल जाएगी, प्रोडक्ट डायमेंशन से निकल जाएगी। तो ये सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं वो कहाँ से लिंक होती हैं, इस फैक्ट टेबल से लिंक होती हैं, और इस फैक्ट टेबल के अंदर जो डेटा होता है उनको कौन डिस्क्राइब करता है, उनको डायमेंशन टेबल डिस्क्राइब करता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट का पूरा वो चाहिए कि क्या प्रोडक्ट का नेम है, क्या प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो सारा आपको प्रोडक्ट टेबल से मिलेगा। आपको किसी कस्टमर के बारे में कुछ जानना है तो कस्टमर टेबल से कस्टमर का सारा डेटा मिल जाएगा। आपको किसी कस्टमर की लोकेशंस का बारे में पता करना तो उसकी लोकेशन से पता चल जाएगा। ठीक है, कंपनी का जो और भी होता है प्रॉफिट अगर देखना है तो प्रॉफिट की जो टेबल है वहां से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा।
मतलब जो कैलकुलेटिंग फैक्ट होंगे वो फैक्ट टेबल के अंदर रखे जाएंगे, और बाकी इन सारे के सारे फैक्ट्स को जो है डिस्क्राइब जो करेंगे वो आपकी डायमेंशन टेबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे एग्जांपल है स्टार स्कीमा का। देखो सपोज करो आपने कोई एक यहाँ पे एक फैक्ट टेबल बनाई सेल्स नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सारी की सारी हर एक ये आपकी डायमेंशन टेबल है, ये डिस्क्राइब करते हैं पूरी की पूरी टेबल्स को, ठीक है। कस्टमर डायमेंशन में पूरी कस्टमर की डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट डायमेंशन में प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है। स्टोर डायमेंशन में स्टोर की डिटेल है, डेट में सारे सब की डेट गिवन है, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्या है, डायमेंशंस है, ये डिस्क्रिप्शंस है हर एक टेबल की। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में फैक्ट रखे गए हैं, ठीक है। आपको किसी भी कोई भी सेल आईडी है उसकी देखना है कि उस सेल आईडी ने कितना सेल किया है, तो फिर आप उस सेल आईडी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, जो सेल टेबल होगी उससे आप निकालोगे, ठीक है। किसी कस्टमर का देखना है कि किस कस्टमर ने ज्यादा सेल की है, तो फिर आप कस्टमर आईडी देखोगे और उस कस्टमर की डिटेल कहाँ से मिल जाएगी, आपको कस्टमर के डायमेंशन से मिल जाएगी। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा हमारा बिक रहा है या ज्यादा मतलब चल रहा है, तो फिर हम प्रोडक्ट आईडी देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट आईडी है, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगी। मतलब कहने का क्या है, जो डायमेंशन टेबल है वो इसी फैक्ट टेबल को क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, और मेन एक्चुअल में जो आपके फैक्ट होते हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए वो आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है स्टार स्कीमा। एक फैक्ट टेबल होगी, डिफरेंट डायमेंशन होगी। अब डायमेंशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट फैक्ट टेबल हमेशा एक ही होगी, और फैक्ट टेबल में वही डेटा होगा जो आपको एक्चुअल में क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्नोफ्लैक स्कीमा। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो स्नोफ्लैक स्कीमा कहता है ये सेम आपका स्टार स्कीमा की तरह वर्क करता है, बट ये कहता है कि आप क्या करो, जो अब हमारा जो स्टार स्कीमा था उसके अंदर क्या था, जैसे कस्टमर की डायमेंशन थी, कस्टमर डायमेंशन में क्या है, डेटा की डुप्लीकेसी हो सकती है कि भाई एक ही सिटी से एक से ज्यादा कस्टमर बिलोंग कर सकते हैं। तो जब डेटा की डुप्लीकेसी आ जाती है डायमेंशन के अंदर, अलग अलग डायमेंशन में अगर कोई भी डुप्लीकेसी है, हम क्या चाहते हैं, हमारा डेटा नॉर्मलाइज्ड हो, मतलब डुप्लीकेसी कम से कम हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में डेटा, ठीक है। तो जो हमारा स्टार स्कीमा होता है उसके अंदर हमारा डेटा जो है डीनॉर्मलाइज्ड होता है, मतलब एक प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे डेटा की नहीं होती, वहाँ पे डेटा की डुप्लीकेसी आ सकती है, ठीक है। एक ही डेट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में एक ही प्रोडक्ट बिका है, एक ही डेट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। एक कस्टमर है, एक सिटी है। अब जैसे कस्टमर डायमेंशन में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर की सिटी है, कस्टमर की लोकेशन है, ठीक है। तो लोकेशन सेम हो सकती है कस्टमर की। तो इस तरह से क्या होगा, स्टार स्कीमा में आपकी क्या होती है कि डुप्लीकेसी होती है, रिडंडेंसी वहाँ पे होती है। लेकिन स्नोफ्लैक स्कीमा क्या कहता है कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, हमें डुप्लीकेसी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे कहता है कि हम डायमेंशंस बढ़ा देते हैं कि हम जो टेबल है जहां से जिस पॉइंट से हमें दिख रहा है कि डेटा की डुप्लीकेसी आ रही है, उसी के बिहाफ में अलग से टेबल बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, फैक्ट टेबल वही होगी, बट यहाँ पे डायमेंशन जो है ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डुप्लीकेसी रिमूव करना है। तो जो स्टार स्कीमा है उसी का नॉर्मलाइज्ड वर्जन आपका क्या होता है, स्नोफ्लैक स्कीमा होता है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। वो होता है कि वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो कहता है कि हमें जो रिडंडेंसी है, जो डेटा के अंदर जो रिपीटेशंस है, वो हमें कम से कम करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम रिड्यूस कर दें, मतलब बिल्कुल ही रिमूव कर देंगे रिडंडेंसी को, रिमूव नहीं हो सकती पूरी तरह से, बट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं, ठीक है। जितना हो सके हम उसको मिनिमाइज कर दें। यही हमें स्टार्टिंग में स्कीमा पढ़ा था कि हमें डेटा को मीनिंगफुल डेटा ही रखना है, डेटा को जहां तक हो सके हमें उसको मिनिमाइज करना है। तो स्नोफ्लैक स्कीमा जो है स्टार स्कीमा का है एक नॉर्मलाइज्ड वर्जन है। ये कहता है कि जहां पे भी स्टार स्कीमा के अंदर डुप्लीकेसी आ रही है, जिस भी एट्रीब्यूट्स के कारण कोई भी डुप्लीकेसी आ रही है, रिपीटेशन आ रही है, वहीं से हम क्या कर दें, अलग डायमेंशन निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टार स्कीमा। सेम वर्क करता है, सेम सब कुछ करता है, बट यहाँ पे डायमेंशन ज्यादा हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्वेरी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि स्टार स्कीमा में क्या है, एक फैक्ट टेबल है, जो फैक्ट टेबल के अंदर जो जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में क्या है टेबल बनी हुई है बस, ठीक है। तो हमें जिस भी टेबल का डेटा चाहिए डायरेक्ट हम उस टेबल पे जाएंगे, वहां से हमें डेटा मिल जाएगा। लेकिन स्नोफ्लैक स्कीमा कहता है कि एक डायमेंशन, उसकी भी फिर सब डायमेंशंस है, वहां पे भी अगर रिपीट डेटा हो तो फिर सब डायमेंशन, मतलब मल्टीपल लेवल्स में लेवल जो है आपके डेटा के स्टोर करने के डेटा का लेवल जो बढ़ रहा है। अब लेवल बढ़ रहा है
तो जब आप सर्च करोगे कोई भी डेटा, कोई भी आपकी क्वेरी है, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि एक टेबल से आप दूसरे डायमेंशन पे जाओगे, फिर उस थर्ड उस पे जाओगे, नेक्स्ट आगे जाओगे, मतलब आपकी डायमेंशन जो है, नंबर ऑफ डायमेंशन जो है वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मतलब लेवल जो है डेटा को स्टोर करने के वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत मतलब एक अच्छा है, स्टार स्कीमा के कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं है, डेटा नॉर्मलाइज्ड है। बट यहाँ पे एक ही पॉइंट क्या है कि यहाँ पे फिर आपका जो सर्चिंग टाइम है, जो क्वेरी इंप्लीमेंटेशन है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है और सर्चिंग क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब अब इसको एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो ये रहा, अब यहाँ पे क्या एक फैक्ट टेबल है, ठीक है, ये आपका स्टार स्कीमा देखो फैक्ट टेबल है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, अब अगर मुझे देखना है कि जो कस्टमर आईडी 2 है उसकी डिटेल जाननी है, तो मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगी, जो कस्टमर की टेबल है, कस्टमर डायमेंशन है, वहां पे जाऊंगी, और जो कस्टमर आईडी 2 है उसका मुझे नेम यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की आईडी चेक करनी है कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें कितनी इसका क्या डिटेल है, इसकी डिटेल देखने, तो मैं प्रोडक्ट आईडी में डायरेक्ट जाऊंगी और उसकी यहाँ से मुझे डिटेल मिल जाएगी, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अगर मुझे किसी ऑर्डर के बारे में देखना है तो मैं डायरेक्ट ऑर्डर पे जाऊंगी। मतलब ये यहाँ पे फैक्ट टेबल में क्या है, ये आपकी मेजरिंग फैक्ट है। आपको ऑर्डर आईडी चेक करनी है, आपको किसी कस्टमर के बारे में देखना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में देखना है, तो आप डायरेक्ट उसकी टेबल पे जाओ और वहां से आपको डेटा उसका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्नोफ्लेक्स स्कीमा की बात करें तो आपका स्टार स्कीमा हो गया। ठीक है, अब स्नोफ्लेक्स स्कीमा देखो क्या कहता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा, अब सपोज करो एक कस्टमर डायमेंशन थी हमारी, अब कस्टमर डायमेंशन में कस्टमर की आईडी गिवन होगी। ठीक है, एक हर एक की प्राइमरी की होती है, डेटाबेस के अंदर टेबल में प्राइमरी की से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को। तो कस्टमर आईडी है, ये आपकी प्राइमरी की है। उसके बाद हर कस्टमर का नेम है, यहाँ पे कुछ लोकेशन गिवन है उनकी, और यहाँ पे सिटी गिवन है। अब आप देखो, जो कस्टमर आपका C1 आईडी वाला जो कस्टमर था और जो आपका C2 कस्टमर था, सॉरी C3 था, उनकी क्या है C4, और इनकी क्या सिटी सेम है, ये सारे जयपुर से, तीनों ही जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, डेटा की डुप्लीकेसी आ गई, सिटी के कारण डेटा की डुप्लीकेसी आ रही है। अगर सपोज करो जयपुर का ही नेम चेंज कर दिया जाए, जयपुर का कोई और उदयपुर नाम मतलब कुछ और अगर आप मॉडिफाई करते हो जयपुर में, कि जयपुर का नाम कुछ चेंज कर दिया जाए, ठीक है, जयपुर को विजयपुर बना दिया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ भी वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। मतलब आपको हर एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, हर एक लोकेशन पे वो डेटा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं भी अगर आपने बाय मिस्टेक डेटा आपने चेंज नहीं किया तो फिर डेटा की कंसिस्टेंसी लॉस हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब जयपुर मान लो सिटी ही नहीं है, जयपुर को विजयपुर बना दिया, तो फिर जयपुर सिटी ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे जयपुर क्यों दिखा रहा है, तो इट मीन्स डेटा वहाँ पे फिर क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना, डेटा की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है कि जहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक अलग से लोकेशन के नाम पे हमने क्या कर दी, सिटी के नाम से एक अलग से क्या बना दी, टेबल बना दी, अलग डायमेंशन बना दी सिटी को लेके। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, आप देखो यहाँ पे हमारी L1 सिटी क्या थी, जयपुर थी, L2 हमारी लखनऊ थी। ठीक है, तो हमने सिटी को लेके अलग डायमेंशन बना दी कि L1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जयपुर को करेगा, L2 क्या करेगा, लखनऊ को करेगा। अब क्या होगा, अगर मुझे जयपुर को विजयपुर करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी को क्या कर दिया, जयपुर को विजयपुर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जयपुर का सारा अपने आप जहाँ जहाँ जयपुर होगा वहाँ पे विजयपुर हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली हम जब करेंगे तो वो क्या होता है, उसमें कंसिस्टेंसी लॉस हो सकती है हमारी। ठीक है, क्योंकि एक आधी जगह रह भी जाए, लेकिन अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर आपका डेटा क्या होगा, कंसिस्टेंट भी रहेगा, और डेटा की जो डुप्लीकेसी है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, स्नोफ्लेक्स स्कीमा कहता है कि हमें डेटा को सिर्फ क्या करना है, नॉर्मलाइज्ड करना है। जो हमारा स्टार स्कीमा के अंदर डेटा था उसको हमें नॉर्मलाइज्ड करना है, वो आपका होता है स्नोफ्लेक्स स्कीमा। और नॉर्मलाइज्ड कैसे होगा, जहां भी डेटा की रिपीटेशन हो रही है, जहां से भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, रिपीटेशन को, रिडंडेंसी को आप रिमूव कर सकते हो, उसी पॉइंट से, उसी एट्रीब्यूट से हम क्या करते हैं, उसकी अलग डायमेंशन बना दे। ठीक है, अगर आपको यहाँ भी कोई दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, तो आप इसके फर्दर उसको और एक डायमेंशन दे दो, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ डायमेंशन ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन करना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सर्चिंग टाइम ज्यादा लगेगा, आप एक डायमेंशन से दूसरी पे जा रहे हो, फिर नेक्स्ट पे जा रहे हो, नेक्स्ट पे जा रहे हो, तो आपको वहां से डेटा पूरा का पूरा करने में टाइम लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, सर्चिंग टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा सा। बट आपका जो है अच्छा जो है वो स्नोफ्लेक्स स्कीमा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे रिडंडेंसी का जो चांस है वो कम है, मतलब रिड्यूस हो जाती है रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये आपका था स्टार स्कीमा और ये था आपका स्नोफ्लेक्स स्कीमा। और जो आपकी
स्टार स्कीमा और जो आपकी ये होती है ना, ये वाली टेबल, इसमें आपका जो हमने प्राइमरी की और फॉरेन की का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपका प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है। तो देखो ये कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या प्राइमरी की है, बट यहाँ पे ये क्या है, फॉरेन की है, ठीक है। तो मतलब ये जो प्राइमरी की है इसी से क्या होती है, सॉरी ये जो फॉरेन की है, इस फॉरेन की से ही ये फॉरेन की किसको कर रही है, इस टेबल को रिप्रेजेंट करे, रेफर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट जो है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही आपकी फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल में होता है, ठीक है। डायमेंशन टेबल में आपकी प्राइमरी की होती है और फैक्ट टेबल में आपकी फॉरेन की यूज होती है, ठीक है, क्योंकि उस टेबल, वो टेबल क्या करती है, आगे उसको दूसरी टेबल को रेफर करती है, ठीक है। तो ये आपका स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा हो गया। तो यही आपकी थर्ड यूनिट थी। अब मैं आपको इसका चैट बॉक्स में कर देती हूँ। चैट बॉक्स में मैं आपको पीडीएफ का और पीपीटी का लिंक शेयर कर रही हूँ। तब तक जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं अपना एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर दें। जिन्होंने कर दिया है वो दोबारा ना करें, जिन्होंने नहीं किया है वो अपना कर दें, फिर मैं आपकी अटेंडेंस उससे लगा देती हूँ, ठीक है। अब तब तक मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक भी दे देती हूँ, तीनों पीडीएफ का और पीपीटी का, ठीक है। तो क्लास हम ओवर करते हैं, बस आप अटेंडेंस लगा दो, मैं आपको लिंक दे देती हूँ।